अस्सलाम वालेकुम। ये कंटिन्यूशन है आपके प्रीवियस लेक्चर के, ठीक है। जब हमने कर्विलिनियर पार्टिकल की बात की थी, तो अब हम बात करते हैं एक बेसिक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की जिसका ताल्लुक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ठीक है ना। अगर हम कार्टेशियन सिस्टम्स को गौर से देखें तो कार्टेशियन सिस्टम्स हमारे लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम से हम डिफाइन कर सकते हैं ओरिजिन्स क्या है, ठीक है। तो सिमिलरली जब हमने प्रीवियस किसी कर्व पाथ के ओरिजिन की बात की थी तो हमने एक वेक्टर आर डिफाइन करने की कोशिश की थी। जो वेक्टर आर है वो पोजीशन वेक्टर है, और आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर आर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जिस तरह आप लोग क्लास में एक सिटिंग अरेंजमेंट है, जिस तरह मैं एग्जाम्पल पहले भी समझा चुका हूँ, आपका जो ओरिजिन है वो आपका डोर बनता है। डोर की एक रेफरेंस वैल्यू और इस कोऑर्डिनेट की आर्बिट्रेरी पोजीशन नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंस है। डोर जो है आपके रूम की एक सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रखता है, क्योंकि ये फ्लो नंबर वन, ये एक सिस्टम के एक कंट्रोल पैरामीटर्स में से है, ठीक है। क्या कंट्रोल करता है ये सिस्टम के अंदर? पार्टिकलेट्स को, लेट्स से पार्टिकलेट्स की एंट्री को कंट्रोल करता है, ये पार्टिकल्स की फ्लो को कंट्रोल करता है, ये पार्टिकल्स के साथ साथ सिस्टम के मास पैटर्न को या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करता है। तो डोर डिफाइन करेगा कि आप कोई सा भी पार्टिकल, लेट्स से यू विल बी सिटिंग इन विच कॉलम, लाइक आई सेड मेंशन्ड इन प्रीवियस क्लास, और वो डोर आपको आइडेंटिफाई करेगा आपकी पोजीशन को बेस्ड ऑन कॉलम्स एंड रोज। अब जो डोर है वो एक इस पोजीशन की, इस पर्टिकुलर वैल्यू की वजह से अपनी अपनी इस एक, क्या कहते हैं उससे, आप एक सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास, जिसको आप ओरिजिन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी पोजीशन क्लास में आइडेंटिफाई करती है कि आप क्लास के अंदर अगर एंटर होते हैं किसी डोर से तो आप किस कॉलम में बैठे हैं और किस रो में बैठे हैं, ये डोर की ओरिजिन से पता चलेगा। सो एनीथिंग क्लोजर टू द डोर विल बी डिफाइंड एज वन, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। दिस वुड गिव यू ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन। सिमिलरली यही चीज को अगर आप देखें तो डोर इज ए फिक्स्ड ओरिजिन। कोई भी स्टूडेंट अपनी जगह पे बैठ के ये नहीं कह सकता कि मैं ओरिजिन बन जाऊंगा, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे सिस्टम इफेक्ट हो। सो इन ऑर्डर टू अफेक्ट द सिस्टम यू नीड टू हैव एन ओरिजिन that is going to affect the entire system। अगर आप ओरिजिन चेंज कर देते हैं आपके सिस्टम पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि आपके सिस्टम के इंटरनल पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, इसलिए कि आपके सिस्टम की ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन डिफरेंट पोजीशन पर आ जाएगी। तो कोई भी रैंडम पार्टिकल ऑफ द सिस्टम खड़े होकर क्लेम नहीं कर सकता कि मैं ओरिजिन हूँ, अनटिल एंड अनलेस वो ये आइडेंटिफाई ना करे कि मैं एक्चुअल फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं एक अपने आप की रोटेशन या मैं अपनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। जस्ट लाइक इफ ईच ऑफ यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग अ पेपर एंड अ पेंसिल ऑन योर टेबल, तो आपके जो ओरिजिन बन जाएगा वो आर्बिट्रेरी मूविंग ओरिजिन बन जाएगा। यू बिकम एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन। आप अपनी पोजीशन से पेपर और पेंसिल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक सेकेंडरी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, सो यू विल बिकम ए टेम्परेरी ओरिजिन, नॉट ए ओरिजिन फॉर दिस इंटायर सिस्टम। आपका सिस्टम क्या है? पूरी क्लास। सिमिलरली अगर आप किसी भी सिस्टम में डिफाइन करना है किसी भी पार्टिकल को, तो आपको एक फिक्स्ड ओरिजिन चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड ए ग्लोबल ओरिजिन और फिक्स्ड ओरिजिन। हर ग्लोबल ओरिजिन के साथ ब्यूटी ये है कि वो मोस्टली कार्टेशियन सिस्टम्स में ही चलते हैं या रेक्टेंगुलर सिस्टम्स में चलते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन। और हमें कार्टेशियन का फ़ायदा ही यही है कि आप किसी भी सिस्टम को उठाएं तो वो ग्लोबल पे ही आइडेंटिफाई होता है। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन का ओरिजिन नंबर वन विल नेवर चेंज, और कार्टेशियन के साथ जो एक्सेस निकल रहे हैं एक्स एंड वाई, दे विल नॉट चेंज इजीली। अगर आप एक्स को साथ कोई डिस्प्लेसमेंट मेजर लें, along x axis कोई भी चेंज लें, the unit vector I will never change। Similarly अगर आप j axis को देखें और j axis के along चेंज लें तो यूनिट वेक्टर j will never change। ये जो पॉइंट है मैं आगे जाके आपको जब बताऊंगा, जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स और नॉर्मल टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे कि ये चेंजेस का मकसद क्या है, वहां पे जाके हम इसको स्टडी करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग लेट अस सी कि अगर हमारे पास
एक कार्टेशियन सिस्टम में हम एक रोटेशन को डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास जिस तरह अब अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखें, आपके पास एक फिक्स पॉइंट से पोजीशन वेक्टर आर से आपने पॉइंट ए को आइडेंटिफाई किया, तो पॉइंट ए के साथ एक वेलोसिटी वेक्टर वी लगा हुआ है। उस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे जो प्रोजेक्ट करेगा अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, एंड दे विल बी डिफाइंड एज दैट द पोजीशन वेक्टर आर विल हैव ए टू position, that is xi and yj, to identify a Cartesian relation of r upon j xy coordinate system, and then जो velocity है उसके साथ जो r prime जो वेरी करेगा वो आपके पास किस तरीके से आएगी, xi डॉट एंड y डॉट j। सिमिलरली आपकी जो एक्सेलरेशन होगी वो r डबल डॉट ix डबल डॉट i प्लस y डबल डॉट j। ये जितने भी हैं ये आपके पास सारी कार्टेशियन की रिलेशंस हैं, ठीक है। अब हमें इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन इन रियलिटी इट इज डिफाइंड दिस वे, तो हमारे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, हमारे जो बिहेवियर है उसके पाथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि ये कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, सो इफ़ यू टेक एक्स एंड वाई टू आइडेंटिफाई एन आर, you can also find that r is equal to x square plus y square under the root. Similarly, velocity can be identified as vx square plus by square under the root. Similarly, acceleration भी आपके पास इसी तरीके से आ जाएगी। And finally, the angle will give you the direction from the x-axis, ठीक है। These are the very fundamental behaviors जो आप लोग already अपनी high school में maths कर चुके हैं, ठीक है। अब हम जो एक बहुत बेसिक मोशन है कर्व पाथ की, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको स्टडी करते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को आपको पता होना चाहिए कि आपके पास हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ g will always act towards the center and it will always be negative in along y axis। तो आप जब भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे you are going to say this is my x axis, this is my y axis, anything moving along y axis is positive, anything moving along the direction of positive axis is positive, this is origin, while the gravity acts downward along a, it will be minus g। there is no gravity along x-axis, तो x-axis के along कोई acceleration का phenomena नहीं होगा, and you can see this behavior represented by the book right here, ठीक है। अब हम अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। हमें ये पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन अगर ट्रैवल कर रही है किसी भी पाथ के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो है वो इफेक्ट हो रही है, बिकॉज द ओनली कंपोनेंट ऑफ डिसेलरेशन इज माइनस जी। सो वी वाई जब टॉप पे पहुंचेगी इट विल रिड्यूस ग्रेजुअली। इफ वी वाई इज initially very high, by the time it reaches top, very top, it will become zero. Here Vy is equal to 0 at the top of the parabolic trajectory, ठीक है। अब जब वापस आना शुरू हो जाएगी तो अब अर्थ की ग्रेविटी इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, एंड इट इज गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग अंटिल एंड अनलेस ये वापस उसी मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन पर ना आ जाए जो इनिशियली था, एट द सेम लेवल। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड while this thing is happening, जो Vx है वो थ्रू आउट द पाथ कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज because there is no acceleration or deceleration along x-axis. It does not exist until and unless introduce ना करवाई जाए, ठीक है। If it is introduced then it is going to affect। So let us look at our basic equation। So we know Vx throughout the path is going to be the initial velocity, where Vy is equal to the initial velocity y minus gt। understood? ये equation आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे ड्राइव हुई है। It is in fact dv by dt is equal to minus g। So you can say integral dv is equal to v initial to v final along y-axis is equal to minus g dt। So you can say that v final is in fact is v initial minus gt। This is how it is derived। due to lack of space हम इसको
अपनी इंफॉर्मेशन को महदूद करते हैं। आप लोग रिकॉर्डिंग की बैक पे जाके दोबारा देख सकते हैं। So we have derived this equation, now we are talking about this equation. This is simple x displacement, it's just talking about the range. Simple ds by dt is equal to v, क्योंकि हमें पता है vx कांस्टेंट है तो v को इंटीग्रल के अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। s is equal to ds v dt and you can say the s initial, ठीक है, that is along x-axis, so we can say x final is equal to x initial plus the initial velocity or displacement parameter along x-axis, similarly y-axis। अब हमें पता है y-axis में acceleration काम कर रही है तो ये information कैसे आएगी? It's very very easy, आप लोगों को equation का पता होना चाहिए। equation कैसे निकली है? Okay, this is something very interesting and here is a guesswork. It is derived the same way as this thing, लेकिन ये जो v नॉट है ये हमने यहाँ से उठा के इंफॉर्मेशन इधर डाल दी है। ये वाली इंफॉर्मेशन हमने डायरेक्ट इधर पुट कर दी है। As a result, we get this answer. How do you get this answer? Let me put it this thing for you right here. हमने कहा कि dy by dt is equal to what? dy, vy. The problem with vy is changing with time, so it will become dy. So you can say y integral y initial to y final is equal to velocity change vy initial to vy final times dt, ठीक है। तो let us look at it again from different point of view, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा v that is displacement y final minus y initial is equal to vy final minus vy initial times t, ठीक है। टाइम 0 से t तक था। अब हमारे पास vy final की वैल्यू गिवन है। व्हाट इज vy final? सो वी नो vy final is in fact f is equal to y naught plus what is vy final, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो हमें पता है कि v नॉट इनिशियल जो है वो अगर आप सामने रखेंगे तो इट इज अगेन एक्स सिंपल एक वाई नॉट है आपके पास, वो एज इट इज आ जाएगा। तो आप वी एफ की इक्वेशन डालें एंड दिस इक्वेशन आप वी वाई की इसमें डाल दें, तो व्हाट यू गेट इज you get vy naught minus gt minus vy naught times t. Now here's the thing, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी इसी तरीके से निकालिए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बट इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए जीरो इनिशियल वेलोसिटी देन यू हैव अ डिफरेंट पैरामीटर, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू टेम्परेरीली इरेडिकेट दिस वैल्यू, इट्स जस्ट एन इंटीग्रल, ठीक है। और आप t को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी वाई नॉट टी माइनस जी टी स्क्वायर। अब ये हाफ कहाँ से आया है? Might have made a mistake. ये हाफ कहाँ से आया? Let me fix this thing. This is my bad. Oh, this is my bad. ये डेरिवेशन थोड़ी सी मिस्टेकनली गलत हो गई, गलत तो नहीं हुई, खैर इट्स करेक्ट इन इट्स ओन वे, लेकिन ये
ट्रेजेक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी डिफरेंट है. Pardon my language. So let us say we have initial displacement dy by dt in times dv. This is a simple displacement equation. ठीक है, और हमारे पास पता है कि y is varying from y naught to y dy is equal to even velocity is changing from vy naught vy times t dt. ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन बनती है, वो इक्वेशन को अगर आप गौर से खोलें तो आपको पता होना चाहिए दिस वी वाई नॉट टाइम्स पी इज ऑलरेडी प्रूवन राइट हियर. तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है इधर. तो आप इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज इधर डाल देंगे राइट हियर. सो व्हाट यू गेट इज y is equal to y naught plus you put this equation here. This entire derivation ये already derivation आप कर चुके हैं. This derivation is in fact dv is by a dt. ठीक है, अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आई हुई है, आप इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज इसमें पुट कर देंगे तो व्हाट यू गेट इज vy naught minus gt times t. ठीक है, and you get again vy naught times t minus gt square. This is the basic definition. This equation is again the same thing. You say v dv is equal to a dai and you are going to get the displacement along y-axis. ठीक है, and this is the basic derivation of the entire trajectory. अब ये जो हाफ आपके पास आ रहा है ये बेसिकली आपके पास डेरिवेशन से कहीं से हाफ आ रहा है आपके पास. ये मैंने वो उसको ड्राइव नहीं किया बट यू कैन लुक इनटू इट. ये जो आपके पीछे एग्जांपल्स के बने शो यू. Yeah, let me fix it for you. ये जो हाफ आ रहा है आपके पास, you have to remember here vy is a function of t. तो अगर आप t को खोलेंगे it would become y naught plus vy naught t minus t का स्क्वायर है हाफ g t square. This is how you are going to get your हाफ. ये इंटीग्रल तो आ गया बट ये मैं बताना भूल गया, इट इज़ द सेकंड इंटीग्रल ऑफ टी. वो हम इसको तो डेरिवेट करना ही भूल गए, इंटीग्रेट करना ही भूल गए थे, जो कि इधर आ जाता है एज अ डी टी. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस हाफ. एंड देन यू हैव सिंपल वी डी वी इज इक्वल टू ए डी ए वाई, राइट. सो यू हैव डन दिस इक्वेशन many times and you can get the same answer. और आप अगेन वी डी वाई की वैल्यू इसको इसमें पुट कर दें, you can get a equation out of this two. So this is the basic parabolic or trajectory information. अब ये जो parabolic paths हैं rectangular coordinate system से, ये आप लोग अब आगे जाके numericals में स्टडी करेंगे. ठीक है, this is a continuation of the previous curvilinear path. अब हमने curvilinear path के साथ क्यों एसोसिएट किया है, because curvilinear path जितने भी हैं वो आपकी trajectory को शो करेंगे. ठीक है, पाथ को, कर्व पाथ को शो करेंगे. और मोस्टली जब आपकी बुक न्यूमेरिकल्स जो डील करेगी वो ट्रैजेक्टरी बेस्ड न्यूमेरिकल्स को डील करेगी, जिसमें आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी. ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हम इसके साथ दो न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आपको बुक से होंगे. इंशाल्लाह वो आपको हेल्प आउट करेंगे कि हमने किस तरीके से देखा है. अगेन द असाइनमेंट इज ड्यू बेस्ड ऑन द मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस की थी. असाइनमेंट जो आप दे रहे हैं
और जो मुझे रिसीव हो रही है इंशाल्लाह एज पर टाइम। ओके, थैंक यू।